दोस्तों 7 मार्च को हमारा क्या है कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, ओके इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। तो क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 अंकीय वाले प्रश्न देखे, पार्ट 1 रहने वाला है। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए, यानी आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार आपको बिना रुके मेहनत करनी पड़ेगी। ओके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर जितने क्वेश्चन बताऊंगा प्योर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रहेगा, तैयार आपको सभी करके रखने हैं। एक बात और, जो आपके जितने भी पेपर हुए हैं, ओके जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, ओके बायोलॉजी भी देखता हूं, और इसके साथ ही आपका हिंदी इंग्लिश का तो हुआ है। तो जितने भी पेपर देखें सब दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22, एमपी बोर्ड एग्जाम 23, एमपी बोर्ड एग्जाम 24, यानी 3 साल के पेपर के क्वेश्चन एकदम रट्टे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एकदम रट्टे होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। वहां से दोस्तों क्वेश्चन आपके रिपीट होने का हाई चांस है। अगर अभी तक आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, ओके आपको क्या है, अगर आपके भूगोल के पेपर में 70 में 70 नहीं लाने, केवल क्या 30-40 नंबर लाने, मतलब पास बस होने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, तो मैं कहूंगा कि आप क्या 3 साल के पेपर के जितने क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं। बाकी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनमें कवर है बहुत सारे। ओके तो देख ले स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर, तो अच्छे से तैयार करके रखना तीनों पॉइंट कि यह नहर जो स्वेज नहर होती है, नहर क्या है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर से होती है यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर पनामा नहर की अपेक्षा क्या बड़ी है, इसकी लंबाई क्या 168 किलोमीटर तक है, क्योंकि पनामा नहर क्या है स्वेज नहर की अपेक्षा छोटी होती है और इसकी लंबाई क्या 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसके बाद आपका ये तीसरा पॉइंट दिया है स्वेज नहर, इस नहर में विश्व की ज्यादा जनसंख्या को लाभ मिलता है। ओके ये आपका 3 नहीं देखो, इस शहर को सर्वाधिक लाभ यूरोप एवं एशिया महाद्वीपों की देश को मिलता है, जबकि पनामा नहर में इस नहर को स्वेज नहर की अपेक्षा कम जनसंख्या को लाभ मिलता है, छोटी है, कम जनसंख्या एरिया को कवर करती है तो कम जनसंख्या को लाभ मिलता है, और उस नहर का जो सर्वाधिक लाभ का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके तो एकदम आपको पढ़ के तैयार करके रखना है। जैसे कुटीर उद्योग होता है वो घर के जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा क्या संचालित किया जाता है। जबकि लघु उद्योग होता है वो क्या है, इसमें कुछ श्रमिकों की सहायता से चलाया जाता है। इसमें अर्थ आपका क्रम से दिया हुआ है। अब जो कुटीर उद्योग होते हैं उसमें औद्योगिक आधार से माने जाते हैं, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, ओके मतलब प्राथमिक आपके काम किए जाते हैं। ओके जबकि छोटे काम किए जाते हैं, जबकि लघु उद्योग में बात करते हैं मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बनाना, ये सब इसमें आपका काम रहता है। ओके तो क्रम से आपको तैयार कर लेना है पॉइंट। ओके बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं, ज्यादा नहीं रटना था, केवल पढ़ना है, समझना है, आपका क्या चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, समझ कर आप ले सकते हो। ओके बहुत एक दो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रटना पड़ेगा, बाकी आप क्या है समझ कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आधुनिक विनिर्माण या विनिर्माण का निर्माण का एक ही बात रहने वाला है। तो आधुनिक विनिर्माण की 3 विशेषताएं आपको बतानी है, तो क्रम से आपके दी है। कोई भी क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन आप तैयार करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है उसकी हेडिंग आपको एकदम तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब टीचर कॉपी चेक करता है जैसे ये आपका ये सॉल्यूशन, तो वो आपको हेडिंग पड़ेगा कि ओके उस हेडिंग से आप उस टॉपिक से हेडिंग संबंधित तो नंबर हमको मिल जाएंगे। ओके हेडिंग आप बना के लिख रहे हैं तुरंत टीचर समझ जाएगा, नंबर कट जाएंगे। हेडिंग आपको सही लगेगा, फिर जो अंदर का कंटेंट लिखना है ये आपको रटना नहीं है, ये थोड़ा समझ के रखना है और आपको तैयार कर और फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हेडिंग एकदम रटी होनी चाहिए। तो आधुनिक बड़े पैमाने में आपके होने वाले जो विनिर्माण की विशेषता कौन कौन सी है। ओके तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तैयार करना है। पहला है कौशल का विशेषीकरण, दूसरा है आपका यांत्रिकरण, तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार। ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब देखिए व्यापारिक कृषि को ही रोपण कृषि कहते हैं, तो अलग अलग नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना, रोपण कृषि कहा जाए, व्यापारिक कृषि कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। ओके तो बिल्कुल सिंपल है आपका, जब कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। मतलब हम कृषि तो कर रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य उसको क्या है, उससे पैसे कमाना है। ओके व्यापार करना है तो आपको व्यापारिक कृषि कहलाएगी, क्योंकि इस कृषि का ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होती है। ओके तो इस बार से आपको ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसका है इसे कृषि को क्या मुद्रा दायनी कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है मुद्रा कमाना हमारा मेन। ओके नेक्स्ट इसकी विशेषता पूछी जाती है, तो विशेषताएं आपकी इस बार से दी हुई है, तो क्रम से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे कि व्यापारिक कृषि क्या आप कौन कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। मैंने आपको 1 से 2 आपको नाम देने हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ किस विशेषता है, तो यह कृषि क्या बड़े बड़े आकार के फर्मों में की जाती है। कृषक फसल का उत्पादन व्यापार के लिए करता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियां, मशीनों और उर्वरक तथा अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है रोपण कृषि के बागान विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आपको 3 कारक आपको बताने हैं।
पहला दोस्तों आपका रहेगा प्राकृतिक धरातलीय बनावट, ये आपका पहला पॉइंट हेडिंग रहेगी। दूसरा आपको जलवायु हेडिंग रहेगी। तीसरा आपकी वर्षा है, मैं हेडिंग नहीं बना पाया तो आपको बना लेना प्राकृतिक धरातलीय बनावट, दूसरा जलवायु, तीसरा रहेगा आपका वर्षा। ये आपके जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है, तैयार करके रखना है क्योंकि जनसंख्या का किस क्या दिक्कत रहती है, वहाँ का क्या है, वर्षा होती कि नहीं होती है। साथ ही उसका जो प्राकृतिक धरातलीय बनावट है, जैसे जो मैदानी एरिया होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है, पर्वतीय एरिया होता है या उबड़ खबड़ वाले जो एरिया होता है ओके वहाँ जनसंख्या कम रहती है। तो ये जो आपका प्राकृतिक धरातल है वो भी क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करती है, जलवायु और साथ ही वर्षा भी है। तो ये दिया हुआ है। कम से पहले तो आपको हेडिंग पॉइंट याद होने चाहिए और उसके बारे में आपको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण को आपको बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? तो क्रम से आपका दिया है, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, दूसरा है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तीसरा है पुत्र मोह। तो ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल है, सब जानते होंगे। बस आपको क्या पहले तो हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, उसके बारे में फिर आपके अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके, पढ़ लीजिएगा, पूरा इजी लैंग्वेज में दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निबल बोया गया क्षेत्र एवं सकल बोया गया क्षेत्र में आपको अंतर बताने हैं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया गया है। निबल बोया गया क्षेत्र वर्ष में एक बार बोया जाने वाला कुल क्षेत्र होता है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र का योग सकल बोया गया क्षेत्र होता है। फिर निबल बोया गया क्षेत्र में पर वर्षा में एक बार ही फसलें उगाई जाती हैं, जबकि सकल गया बोया क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वर्ष में क्या है, एक से अधिक बार क्या है, फसलें उगाई जाती हैं। फिर यह क्षेत्र जो आपका निबल बोया गया क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र क्या है, देशी कुल कृषि की भूमि का कभी भी अधिक नहीं होता है, जबकि जो आपका सकल बोया गया क्षेत्र है, यह क्षेत्र की देशी कुल भूमि का कृषि भूमि से क्या अधिक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे भी आपको तैयार करना है। जिस प्रकार से जैसा पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से आपका दिया हुआ है। तो शुष्क कृषि क्या होती है? शुष्क कृषि उन क्षेत्र में होती है जहां वर्षा कम होती है, बिल्कुल सिंपल है। शुष्क कृषि यानी सूखे एरिया में कृषि की जाने वाली। आर्द्र कृषि, आर्द्र यानी पानी वाला, नमी वाला, तो ऐसी कृषि जहाँ क्या पानी थोड़ा पानी मात्रा में हो गया। शुष्क कृषि यहाँ जहाँ थोड़ा सूखा हो वहाँ की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि, और जहाँ क्या है आर्द्र कृषि उन क्षेत्र में की जाती है जहाँ क्या वर्षा की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है? और आपको वर्षा की मात्रा पर तैयार करना है। शुष्क कृषि में 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर और आपका आर्द्र कृषि में 150 से 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा रहती है। ओके, अब कौन कौन सी शुष्क कृषि में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन आदि फसलें बोई जाती हैं। आर्द्र कृषि में चावल, रबर, चाय आदि फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपको बताने हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला है आपका वस्तुओं का अधिक या अभाव या राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा है आपका परिवहन तथा संचार का विकास। क्रम से आपके दिए पॉइंट, पहले आपको क्या है, कोई भी सॉल्यूशन याद करें, पॉइंट एकदम याद होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं पूछे तुरंत आपसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, तीनों पॉइंट आपको बता देंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद अंदर का चीजें आपको पढ़ के समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हर स्टूडेंट को दिक्कत कब होती है? जब वो एक लाइन एकदम रटने लगता है, क्योंकि अब छोटी क्लास नहीं है कि आप 3-4 लाइन का आंसर है तो आप रट लिए। लंबे लंबे आपको आंसर लिखने पड़ते तो आप रट तो सकते नहीं है। तो आपको मेन याद तो करना है, लेकिन क्या है उसकी हेडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और उसके बारे में जो इसका लिखना है आपको वो आपको समझ लेना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ओके, तीसरा आपका सरकार की व्यापारिक नीति आपको पॉइंट दिया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, पनामा नहर के महत्व को बताइए। पनामा नहर के महत्व आपको तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। व्यापारिक महत्व में जैसे आपका दिया, पनामा नहर के बनने से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। दूसरा है, इस नहर के बन जाने से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच की जलमार्ग की दूरी भी क्या है, बहुत कम हुई है। तो इस बार से आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। तो ये आपको क्या है, पनामा नहर का पूरा आपको महत्व दिया है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा, आयात और निर्यात में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो आपको एकदम पढ़ के रखना है। आयात का मतलब क्या होता है? जब किसी देश में दूसरे देशों से माल आता है तो आयात। याद कैसे करना है? आने दो यानी आयात। ओके, इसमें क्या होता है, दूसरे देश से माल आता है। ओके, दूसरे देश से माल आता है तो आने दो उस पर आयात। ओके, तो आयात में आपका क्या, दूसरे देश से माल आता है। निर्यात, जब आयात में माल आता है तो निर्यात में माल दिया जाता है, दूसरे देश को दिया जाता है। जब किसी देश से दूसरे देश में माल भेजा जाता है यानी दिया जाता है, एक देश क्या है दूसरे देश को देता है, तो वो आपका क्या है, निर्यात कहलाता है। ओके, कंफ्यूजन में आपको होता है, हो जाती, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होती है। ओके, आने वाले माल को आयात कहा जाता है कि जाने वाले को कहा जाता है, तो इस प्रकार से आने दो यानी आयात। आयात में आपको क्या करना है कि हमारे दूसरे देश से क्या है, हमारे देश में माल आता है। ओके, और जब निर्यात यानी हमारे देश से दूसरे देश में माल जाता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर रहेगा। और फिर आपका ये पॉइंट बहुत आसान भाषा में आपका दिया है, पढ़ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एकदम आपको तैयार करके रखना है, लेकिन अभी आपका ये शायद 2024 में आया है। ओके, ठीक है, पढ़ के तो लेकिन आपको रखना ही है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर। ओके,
विशेषता जैसे आती है मान ली चलवासी पशुचारण की, तो ये आपको 3 पॉइंट लिख देना। वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषता तो ये 3 पॉइंट लिख देना। अंतर आता तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो आपको अच्छा तैयार कर लेना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज ये भी आपका दिया हुआ है। चलवासी पशुचारण में चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते हैं, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन का एक निश्चित स्थान में बाड़े में किया जाता है, उसके चारों की व्यवस्था क्या स्थानीय रूप से की जाती है। चलवासी पशुचारण में क्या है, चारे और जल के लिए क्या एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। जबकि वाणिज्य पशुधन में क्या किया जाता है, वाणिज्य यानी मतलब पैसे के उद्देश्य की जा रही है, तो उनके अच्छे से पूरा क्या है उन्हें एरिया दिया जाएगा। ओके, जो भी पशु होंगे उन्हें पूरा एरिया दिया जाएगा, उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि हमारे नाम में क्या लिखा, वाणिज्य पशुधन, यानी पैसा हमारा उन पशुओं से, पशु को पाल क्यों रहे हैं, पैसे कमाने के लिए रहे। जब पशुओं को पैसे कमाने के लिए पा रहे हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, बाकी आपका दिया हुआ है तो याद कर लेना है। अब जैसे जो चलवासी पशुचारण है, तो ये पशु क्या है प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, जबकि जो वाणिज्य पशुधन है इनको वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है। ओके, क्योंकि इतनी सेवा क्यों की जा रही है वाणिज्य पशुधन में, नाम में ही लिखा वाणिज्य यानी पैसों कमाने के उद्देश्य की जा रही है, तो उनकी पूरी प्रकार से सेवा की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मैं इस प्रकार से बात इसलिए बताता हूँ आपकी समझ सकें और आप क्या याद करने में फिर आपको आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट है भारत की नगरीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं लिखी, इंपॉर्टेंट है। भारत में जो नगर में रहने वाली जनसंख्या है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्रम से आपका दिया हुआ है। जैसे नगर और महानगर की जो आबादी का बसाव घना होता है, जो नगरों की आबादी की बहुत घनी रहती है बस। ओके, इसके साथ ही नगरों की आवास की समस्या होती है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है, कम एरिया होता है, तो आवास की समस्या होती है। घर धूप प्रकाश हवा से वंचित रह जाता है, सीलन भरे होते हैं। ओके, देखा होगा कि अब क्या है, और कोई मकान बना है उसके चारों ओर मकान बने हैं, उसके चारों ओर मकान बनेंगे तो ना तो वहाँ धूप आएगा आ पाएगी अच्छे से, ना ही हवा वहाँ अच्छे से जा पाएगी। तो इस प्रकार से देखे होंगे दिल्ली वगैरह में बहुत घने मकान बने हैं तो और दिक्कत होती है। ओके, फैक्ट्री का धुआं, रसायनों, गैसों की आदि प्रदूषण फैलता है। तो ये सब आपकी क्या है, नगरीय जनसंख्या की हम विशेषता में आपके पॉइंट आता है। नगरीय जनसंख्या मुख्य द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के व्यवसायों में लगी रहती है, जैसे आपका उद्योग, व्यापार, नौकरी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण कोई आपको 3 उपाय बताना। तो पहला विवाह की निर्धारित आयु में वृद्धि करना, तीसरा है शिक्षा का प्रसार करना, और अब दूसरा आपका शिक्षा का प्रसार करना, तीसरा वृद्धावस्था के प्रति सुरक्षा। ओके, तीनों पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर आपको तैयारी करना चाहते हैं, मेन पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जियोग्राफी कोर्स को ले सकते हैं। जियोग्राफी के कोर्स को लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 9039 इसलिए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करते हैं तो आप क्या है कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको इसमें पूरे आप होगा ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्यूशन रहेगा वो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, पता चल जाएगा एमपी बोर्ड में आपको कैसे एग्जाम में कैसे आपको क्या लिखना है, किस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन देना है। साथ ही दोस्तों आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जिस बार से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो भी आपकी पीडीएफ रहेगी, प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। जल क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन, आप जानते हैं जल ही जीवन है, तो इसको हम किस प्रकार से हम क्या है इसको बचा सकते हैं, तो वो आपको उसके उपाय बताने हैं। कौन कौन से उपाय हैं, तो क्रम से आपका दिए जल संरक्षण एवं उपाय शासन एवं सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। साथ जल संरक्षण एवं तथा इसके अपवाह को रोककर जल संसाधन का संरक्षण कर रखें। छोटे छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों के जल संरक्षणों का वैज्ञानिक प्रबंधन में करना चाहिए। साथ ही जल आधिक्य वाले क्षेत्रों में नहरों द्वारा जल उन स्थानों पर पहुंचाना चाहिए जहाँ क्या जल की मात्रा है। ओके, यानी एक एरिया ऐसा कि जहाँ बहुत जल ही जल है, दूसरे एरिया में कुछ नहीं है, तो जहाँ जल ज्यादा है वहाँ से क्या है कुछ पाइपलाइन फिटिंग करके समझ लीजिए कि जहाँ कम पानी है वहाँ क्या पहुंचाना चाहिए इस पार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो भारत के जो भू संसाधनों की समस्या आपको पर्यावरणीय समस्या बतानी है, तो भूमि का क्षरण होना, दूसरा है मृदा अपरदन, तीसरा है लवणीकरण। ओके, क्रम से आपके पॉइंट दिए, बिल्कुल सिंपल है, तैयार आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 3 नंबर वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में बात की है। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चन है तो हम सेकंड पार्ट में उनको कवर करेंगे। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउट आता है कणों से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।